ठीक है, देखिए हम लोग आज जो है काइनेमेटिक्स का अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसका नाम होगा टू डायमेंशनल, है ना, टू डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग मोशन इन प्लेन भी बोलेंगे। कोई दिक्कत? टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन। टू डायमेंशनल मोशन कहने का क्लियर मतलब है कि दो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल होगा मोशन के पोजीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। इस टू डायमेंशनल मोशन में बाबू हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, क्लियर है। एक सबसे पहला जिसका नाम है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन जब खत्म होगा तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिर से आपका सर्कुलर मोशन। समझ रहे हैं बात? सो इसके अंदर बेसिकली आपके दो पार्ट है मोशन इन टू डायमेंशन में, मोशन इन प्लेन में, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। अब देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इसमें हम लोग तीन पोर्शन को कवर करेंगे, तीन अलग अलग पोर्शन। सबसे पहला जो है वो होगा आपका बेसिक प्रोजेक्टाइल, आ गई बात समझ में। दूसरा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और तीसरा होगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कहीं कोई दिक्कत? सो हमारा सिलेबस क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक प्रोजेक्टाइल, रेगुलर प्रोजेक्टाइल, फिर दूसरा होगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और तीसरा होगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब जो है स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? हम कहेंगे, समझो दे बाबू ध्यान से, कि व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, क्लियर है? समझिएगा ध्यान से, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड such that its velocity of projection is non-collinear to the force or acceleration than the path followed by the body is curve। क्लियर है? कहने का मतलब जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फोर्स या एक्सेलरेशन से नॉन कोलिनियर हो तो जो पाथ बॉडी फॉलो करेगा वो पाथ क्या होगा? कर्व पाथ होगा। क्लियर है? This motion is called, clear है? This motion is called two dimensional, है ना, टू डायमेंशनल मोशन। क्योंकि यहाँ पे बाबू आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर करके जो पोजीशन है उसको आपको स्पेसिफाई करना होगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने यहाँ पे बोला नॉन कोलिनियर, क्लियर है? तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? नॉन कोलिनियर का मतलब हुआ मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर? मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा अगर किसी भी एंगल से हम फेंकें तो जो पाथ फॉलो होगा वो क्या होगा? कर्व पाथ फॉलो होगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? और एंड इफ द एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, गौर कीजिएगा, इफ द एक्सेलरेशन इज
constant, the curve path will be parabolic. Clear है? The body is called projectile. ठीक है? And the motion is called projectile motion. अंतर को समझो. क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी भी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 0 और 180 के अलावा कोई दूसरा एंगल है, तो बॉडी क्या होगा, एक कर्व पाथ, एक आड़ा तिरछा पाथ फॉलो करेगा. क्लियर है? लेकिन अगर उसी समय अगर एक्सेलरेशन जो बॉडी का हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पाथ पैराबोलिक होगा, बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे और मोशन क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर है? अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लो ध्यान से, क्योंकि बहुत ही आसान आपको इसमें होने वाला है. सबसे पहला बात यह समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी. इस बात को समझिए, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. क्लियर है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जितना भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वैलिड होगा, एग्जैक्टली द सेम. कहीं कोई दिक्कत? क्या सब बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी में जितना भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है वो सब का सब वैलिड होगा प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर है? और उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हर केस को डिराइव भी करेंगे. कोई दिक्कत? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो समझो ध्यान से. क्लियर है? अब जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी को समझो पहले ध्यान से. मोशन अंडर ग्रेविटी को जब तुम देखते हो, ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बेसिकली दो मोशन है बाबू, एक असेंडिंग दूसरा डिसेंडिंग. तो जब बॉडी असेंड कर रहा है, क्लियर है, समझना ध्यान से, असेंडिंग मोशन. क्लियर है? तो असेंड कर रहा है, उस समय किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी ऊपर है और उसका एक्सेलरेशन a बराबर g नीचे है. क्लियर है? अब यहां पे देखो v एंटी पैरेलल g हो गया. क्लियर है? थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, कोलिनियर हो गया, बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चली. ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट. क्लियर है? मैक्सिमम हाइट. और इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गई. एक चीज क्लियर है? उसके बाद असेंडिंग हुआ, अब उसके बाद होगा डिसेंडिंग. क्लियर है? डिसेंडिंग में क्या होगा कि नीचे की तरफ बढ़ेगा. खाली समझते चलो, डिसेंडिंग मोशन. तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी नीचे होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी a बराबर g कहाँ होगी, नीचे होगी. वेलोसिटी क्लियर है क्या होगा, पैरेलल होगा. क्लियर है? किसके, g के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के. ठीक है? उस केस में थीटा का मान 0 डिग्री होगा. ये भी कोलिनियर है. और ये एग्जाम्पल किसका है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये बेस्ट एग्जाम्पल है. क्लियर है? जो जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, एक बार हम बस उसको रिकॉल करा रहे हैं. क्लियर है? पहला चीज आपने पढ़ा, जिस भी वेलोसिटी से हम किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे सेम उसी वेलोसिटी से लौटेगा. क्लियर है? तो मान लीजिए कि हमने इसको प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो जब ये लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी u क्या सेम होगी, अंतर क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. क्लियर है? सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिवर्स कर जाता है.
कहीं कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? पहली बात। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा था? दूसरा चीज हमने पढ़ा था कि इफ एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, या एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, समझिएगा ध्यान से बात, अगर एयर फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस को अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो उस केस में TA बराबर TD था। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट, बिल्कुल सही, टाइम ऑफ एसेंट, क्लियर है, इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, क्लियर है। सो T इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है, यही ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वही टाइम है जितने टाइम तक बॉडी हवा में थी, क्लियर है। सो ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है T बराबर या तो 2TA लिखते थे या तो हम लोग इसको 2TD लिखते थे, सेम चीज था। सो दूसरा पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन का, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी का। थर्ड पॉइंट क्लियर है, चाहे बॉडी एसेंट करे चाहे करे डिसेंट, क्लियर है, समझो, चाहे बॉडी एसेंट करे, ठीक है, या डिसेंट करे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती थी, क्लियर है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमने यहाँ पे कांस्टेंट की बात की तो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोला। एसेंट करते समय भी डायरेक्शन नीचे था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और डिसेंट करते समय भी डायरेक्शन क्या था, नीचे। कहीं कोई दिक्कत? तो ये दोनों बात हो गई, ठीक है। अगर इतना अगर आपको याद है, क्लियर है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत। अब चलिए एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल को डिराइव करके केस समझाते हैं। सब कुछ ध्यान से समझना। हमने क्या बोला? पहली बात हमने बोली कि अगर मेरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर है, और एक्सेलरेशन नॉन कोलिनियर होगा, पाथ कैसा होगा, कर्व पाथ होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कर्व पाथ पैराबोलिक होगा, क्लियर है। तो देखिएगा, आप समझिएगा, एक एक चीज हम लोग इसी में डिराइव कर देंगे। सो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, क्लियर है। बॉडी को प्रोजेक्ट किए, ये पैराबोलिक पाथ हुआ, क्लियर है, समझिएगा। ये हो गई उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, खाली समझते चलो यू। जिस जगह से उसको फेंके वो हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर है, और जिस जगह पे वो लौटा, क्लियर है, वो क्या है बाबू, आपका पॉइंट ऑफ लैंडिंग। कहीं कोई दिक्कत? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या सब बोलता है, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ है उसी से लौटेगा। अगर u से प्रोजेक्ट हुआ है, क्लियर है, u से प्रोजेक्ट हुआ है तो ये ऑब्वियस बात है कि ये u से ही लौटेगा। आ गई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, समझना। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया थीटा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये हो जाएगा ux बराबर u cos थीटा, क्लियर है, समझो। ये जो चीज हो जाएगी, ये y के साथ एंगल बना, और ये हो जाएगा तुमको uy बराबर u sin थीटा। दोनों चीज हम दिखाएंगे, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाबू, u वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां देखो, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए, जितना से प्रोजेक्ट किए उतना ही से लौटेगा, क्लियर है। तो उस केस में अब आप देखिए, उस केस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लौटेगा,
उसी एंगल से, जिसके साथ एंगल बनाया वो हो गया कॉस कंपोनेंट, और ये बचा जो हो गया ये हो गया ui बराबर u साइन थीटा। ये वाली वैल्यू जो हो गई, क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू कहां हो गई, एट पॉइंट ऑफ, बिल्कुल सही। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर है। लौटा जिस वेलोसिटी से, क्लियर है, तो वो देखो बाबू ध्यान से देखना कि u वेक्टर बराबर लौटा, क्लियर है, u cos थीटा i कैप माइनस, क्यों माइनस समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे है, क्लियर है, माइनस u साइन थीटा j कैप। ये जो है ये कहां पे है, एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग। कहीं कोई दिक्कत? सो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए सेम उसी वेलोसिटी से लौटा, कहीं कोई दिक्कत? सो जितने टाइम के लिए, क्लियर है। अब देखो, क्योंकि हमने ये बोला कि ये जो है अपने आप में मोशन अंडर ग्रेविटी का बेस्ट एग्जांपल है, और मोशन अंडर ग्रेविटी में भी दो पार्ट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्लियर है। तो देखिए क्या होगा, ये समझो, ये फिर से x हुआ, ये y हुआ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये उसकी, समझते चलना, ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, क्लियर है। ये इसका फिर से POP है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये वाला क्या है, इसका POL, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर करके मैक्सिमम हाइट, समझो, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, ये जो चीज हुआ ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग। कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट क्या हो गया, मतलब कहां से, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट से लेकर के पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग। कहीं कोई दिक्कत? सो अब समझिए दो तीन बातों को ध्यान से। पहला बात क्लियर है कि जो प्रोजेक्टाइल, जिसको फेंके वो प्रोजेक्टाइल है, मोशन प्रोजेक्टाइल है, क्लियर है। तो जो प्रोजेक्टाइल है जितने देर तक हवा में वो रहा, क्लियर है ना, बात को समझिएगा, जितने देर वो हवा में रहा वो क्या है बाबू, टाइम ऑफ फ्लाइट है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है x, और x को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, क्लियर है, कोई दिक्कत। और y जो है, ये y क्या हो गया आपका अपने आप में वर्टिकल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ एग्जांपल ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन, वन हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल, क्लियर है। सो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बाबू, प्रोजेक्टाइल मोशन एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन है जिसमें एक मोशन हॉरिजॉन्टल है ये, और दूसरा मोशन क्या है, वर्टिकल। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। जितने देर तक प्रोजेक्टाइल हमें हवा में रहा वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब सुनो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दो मोशन हो गया, देखो कैसे सब कुछ डिराइव होगा एक दो केस में। अब मान लो कि ये बॉडी की वेलोसिटी है, क्लियर है, ये बॉडी की वेलोसिटी, फोर्स इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी लग रहा है, क्लियर है। फोर्स क्या हो रहा है बाबू, इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी लग रहा है। फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन होता है, ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। तो अगर यहां पे देखो फोर्स, क्लियर है, पैरेलल वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी, एक्सेलरेशन जो है इस केस में एक्सेलरेशन पैरेलल वेलोसिटी है। तो इस केस में स्पीड इंक्रीज करेगा, क्लियर है, स्पीड जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्या नहीं होगा, क्लियर है, समझो मेरी बात। यहां पे स्पीड इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, क्लियर है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी है ना चेंज नहीं करेगा, बोलिए हाँ या ना। सो अगर फोर्स पैरेलल वेलोसिटी है तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो चेंज करेगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। क्लियर है? इस बात को समझना। अगर ये मान लो बॉडी की वेलोसिटी, क्लियर है, और फोर्स इस पे ऐसे लगा है, क्लियर है, तो हम कहेंगे ना कि फोर्स जो है, क्लियर है, हम बोलेंगे ना बाबू कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, समझना ध्यान से, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब या इस केस में जो भी कह लो, एक्सेलरेशन या फोर्स जो भी जिसके बारे में बोलो, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। सो यहां क्या बोलेंगे, डायरेक्शन चेंज बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। कहीं कोई दिक्कत? खाली समझो। सो हमने दो बातें कही। पहली बात कही कि अगर फोर्स जो है, क्लियर है ना, अगर फोर्स जो है बाबू वो अगर इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी है, क्लियर है, फोर्स जो है अगर वो इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी है, क्लियर है, तो वो क्या करेगा, फोर्स इन लाइन ऑफ वेलोसिटी है, वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, कोई दिक्कत, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? अगर ठीक है फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा लेकिन डायरेक्शन को चेंज करते चला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? सो अब आ जाओ, देखो अब तुमको मोटा मोटी सब समझ में आ जाएगा। सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर है। ये हो गया फिर से तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा, क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल, क्लियर है। ये इस जगह पे ये जो है मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस सब जगह पे, इस सभी जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नीचे है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नीचे है, सभी जगह पे तुम बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे है कि नहीं है? इसका मतलब फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ऑलवेज एक्टिंग है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज अलोंग y axis, downward is the y axis, clear है, that is along y axis, clear है, force along x axis is 0। x के along कोई फोर्स है? x के along कोई फोर्स नहीं है, तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि fx यहाँ पे 0 है बात, कोई दिक्कत? fx 0 है, इसका मतलब ax क्या होगा? 0। यहाँ पे fy जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू -g। बोलो सारा चीज क्लियर हो रहा है ना? फोर्स x के अलॉन्ग है ही नहीं, फोर्स तो y के अलॉन्ग है, x के अलॉन्ग फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर है? अब समझते चलो, ध्यान से सुनना, क्लियर है? यहां देखो, अगर x के अलॉन्ग फोर्स 0 है तो समझो बाबू, अगर फोर्स लग ही नहीं रहा है तो आप बताइए क्या वेलोसिटी चेंज करेगी? नहीं करेगी। अगर फोर्स लग ही नहीं रहा तो वेलोसिटी चेंज करेगी? नहीं करेगी।
अगर x के along फोर्स 0 है तो वेलोसिटी along x remains constant throughout the motion. क्लियर है? तो वेलोसिटी along x remains constant. क्लियर है? और वेलोसिटी along x अगर तुम देखो तो वेलोसिटी along x यही तो है. क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ? वेलोसिटी along x यही है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब कि ux बराबर u cos थीटा हमेशा से. कोई दिक्कत? चलिए अब यहां देखिए fy इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर y के along है ना, अगर y के along फोर्स लग रहा है तो ठीक है, तो वेलोसिटी along y ही चेंज करेगी. क्लियर है? आगे बात समझ में? सो ये चीज वेलोसिटी along x बाबू कांस्टेंट हमेशा, लेकिन अगर y के along फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी y के along ही चेंज करेगी. और y के along जो वेलोसिटी है वो ये है. आगे बात समझ में? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि u y क्लियर है, चेंज करेगा. आगे बात समझ? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब समझो, वापस आ जाओ. अब ये तुम मान लो y, ये y है ना, वर्टिकल है तो y है. तो y में क्या होता है? टॉप हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है. सो अगर इस केस में देखो, इस केस में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो x के along वेलोसिटी बदलेगी नहीं, लेकिन टॉप हाइट पे y के कारण वेलोसिटी बिल्कुल सही. तो अब जो है फाइनल एक फिगर देखो जिसमें हम सब कुछ लिख देंगे. देखो ये रहा, कहीं कोई दिक्कत? खाली समझते चलना बाबू. ये रहा तुम्हारा x, ये रहा तुम्हारा y, ये पॉइंट है तुम्हारा POP, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्टाइल. ये है इसकी H, और H क्या है इसकी? सभी लोग गौर करेंगे तभी समझ में आएगा. ये है इसकी मैक्सिमम हाइट POP, और ये क्लियर है POL, पॉइंट ऑफ लैंडिंग. यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है वो R है. एंड R क्या है? R है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज. कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, चलो अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ये एंगल बनाया थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ. ये क्या है? ux बराबर u cos थीटा. ये क्या है? uy बराबर बिल्कुल सही u sin थीटा. क्लियर है? अब वेलोसिटी x के along चेंज नहीं करेगी तो इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी? vx बराबर ux बराबर u cos थीटा. किस पॉइंट पे? मैक्सिमम हाइट पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे. क्यों? क्योंकि x के along जब चेंज ही नहीं करेगा तो कहीं पे भी तुम पॉइंट ले लो सेम रहेगा. क्लियर है? लेकिन इस जगह पे vy की वैल्यू क्या होगी? क्यों 0 होगी? समझ में आ गया? मैक्सिमम हाइट पे अगर y देखो, वेलोसिटी along x का काम क्या है? इसको वेलोसिटी along x का काम है इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देना, और वेलोसिटी along y का काम है इसको वर्टिकल मूवमेंट देना. बात समझ रहे हो कि नहीं?
एक्स के लोग काम क्या है, हॉरिजॉन्टल, वाई के लोग वर्टिकल। अगर यहाँ पे y 0 नहीं होगा तो और ऊपर जाता, तो ये क्लियर है कि मैक्सिमम हाइट पे y 0 होगा। क्लियर है। अब बाबू देखो, समझो ध्यान से, u जो है, ठीक है, u जो है, सभी लोग गौर करिएगा तभी समझ में आएगा, है ना। u जो है वेक्टर में लिखो, ये क्या है, ठीक है, u जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। कहीं कोई दिक्कत, इनिशियल वेलोसिटी, इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल x हो गया तो ux बराबर u cos थीटा, डन, क्लियर है। uy बराबर u sin थीटा, डन, क्लियर है। इनिशियल हो गया। वेक्टर के फॉर्म में इसी को, सॉरी, वेक्टर के फॉर्म में इसी को हम लोग लिखे थे u वेक्टर बराबर u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस वेलोसिटी से, ठीक है, जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसी से रिटर्न बैक होता है। तो v को अगर हम फाइनल वेलोसिटी मान ले तो इसके भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, क्लियर है। इसका हॉरिजॉन्टल vx बराबर ux बराबर u cos थीटा ही होगा। क्यों? चेंज होता ही नहीं, हॉरिजॉन्टल चेंज होता ही नहीं है। जब शुरू से u cos है तो हमेशा क्या रहेगा, u cos रहेगा, क्लियर है। वर्टिकल आ जाओ, vy बराबर, ठीक है, vy बराबर जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसी से लौटता ही है, तो uy बराबर माइनस u साइन थीटा। माइनस समझ में आ रहा है, क्यों, क्लियर है। तो उस केस में v वेक्टर फाइनल जो होगा वो लिखा जाएगा u cos थीटा i कैप माइनस u साइन थीटा बाबू j कैप। खाली समझते चलो, कहीं कोई दिक्कत, एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में भी लेके चलेंगे। देखो मोटा मोटी तुमको जो है ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, सो ये हो गया एक चीज क्लियर। अब आ जाओ फोर्स पे। देखो सॉरी, फोर्स जो है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होगा इसका, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स F वेक्टर Fx जिसको हम बोलते हैं वो तुमको 0 होगा, और फोर्स अलोंग y जो है ये तुमको 0 क्या होगा, ये आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत? आ जाओ एक्सेलरेशन को देख लो। इस एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल जो है, क्लियर है ना, ax की वैल्यू 0, देखो एक एक बार में सब कुछ डिराइव होगा, क्लियर है। और ay की वैल्यू हमेशा माइनस जी, माइनस क्यू, एक्टिंग डाउनवर्ड, इसी के लिए माइनस जी, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से यहां पहुंचने का समय टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां पहुंचने का समय टाइम ऑफ डिसेंट, यहां से यहां पहुंचने का समय टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हो गया यहाँ पे इसका, सॉरी, ये यहां से यहां हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हो गया इसका मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो देखो, अब हमने कहा था कि अगर एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट हो तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, न्यूटन के इक्वेशन वैलिड हो जाते हैं, क्लियर है। तो देखते चलो बाबू, सबसे पहले इतना चीज तुम समझ गया ना। पहला चीज देखो, खाली ध्यान देना, पहला इक्वेशन v माइनस यू बराबर 80, पहला इक्वेशन है ना, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा समझने के लिए, v बराबर u प्लस ए टी, खाली गौर करो, u प्लस ए टी, जहां पे t क्या है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर? इसके बाबू दो टर्म होंगे एच जेड वी टी। इसकी इक्वेशन के भी दो रूप में डिराइव कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कहीं कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आ गई बात समझ में? ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी पहला बना, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी दूसरा। कोई दिक्कत? खाली समझते चलो, देखो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 0 इंटू टी। वाई 0 समझ में आ रहा है ना तुमको? क्योंकि एक्स 0 होता है। क्लियर है? सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू, डन? क्लियर है? आ जाओ, देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? ठीक है, सो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस कोई दिक्कत? सो ये क्या हो गया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट सेम रहता है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ये रहता है। क्लियर है? तो इसी को पहले हम फिगर में फिर से आते हैं। देखो ये फिर से प्रोजेक्टाइल था, यहां पे ये यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ठीक है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। कहीं कोई दिक्कत? अब समझो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी ये। क्लियर है? सो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी को v मान ले, क्लियर है, तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल vx बराबर u cos थीटा, और ये उसकी वर्टिकल बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम किसी भी टाइप पे वेलोसिटी v वेक्टर बराबर u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप लिखेंगे। ये किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस इंस्टेंट पे एंगल ये अल्फा हुआ बाबू। क्लियर है? तो अब तुमको पता ही है कि tan अल्फा y बाई एक्स होता है। क्लियर है? तो उस केस में tan अल्फा इज इक्वल टू y बाई एक्स। y बाई एक्स मान ये y है, ये x है। क्लियर है? यहां पे इसको v बाई वी एक्स लिख दो। क्लियर है? सो दैट इज u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कॉस थीटा। सो कल को पूछ देगा कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगल क्या था, तो एंगल अल्फा बराबर आप लिखिएगा कि सर tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कॉस थीटा था। कोई दिक्कत नहीं है। वापस आओ यहां। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब जो है, ठीक है ना, इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। अब देखो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट।
फ्रॉम PO P टू मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? उस केस में बाबू T इज इक्वल टू TA इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट, कोई दिक्कत? इनिशियल वेलोसिटी UI बराबर U साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी कहां पे? एट मैक्सिमम हाइट, 0 एट मैक्सिमम हाइट। क्लियर? U साइन थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, TA बराबर टाइम ऑफ एसेंट। तो बाबू इसी इक्वेशन को हम यूज करते हैं, देखो इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। तो 0 बराबर U साइन थीटा माइनस GTA हो जाएगा। सो GTA इज इक्वल टू U साइन थीटा हो जाएगा। TA बराबर U साइन थीटा बाई G, और U साइन थीटा है ना, तुमको UI है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब देखो, अब तो TA बराबर ठीक है UY बाई G बराबर में U साइन थीटा बाई G है। TA बराबर TD होता है, ठीक है, तो वो भी UY बाई G बराबर में U साइन थीटा बाई G होगा। सॉरी, U साइन थीटा बाई G होगा, कहीं कोई दिक्कत है ना? T बराबर कोची था, टाइम ऑफ फ्लाइट, कहीं कोई दिक्कत? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट T बराबर 2TA बराबर 2TD था। तो T बराबर 2U, कहने का मतलब यहां पे हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो इक्वेशन है वो आ गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी को हम लोग और फर्दर लेके चलते हैं मैक्सिमम हाइट वगैरह के लिए, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट वगैरह भी सब इसी से डिराइव होगा, ठीक है। देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हमको यहां पे मिल गया, कहीं कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, सेम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा बिल्कुल सही। तो vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इंटू x हो जाएगा, x कंपोनेंट। vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू y। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? सो ये इक्वेशन को यूज करेंगे। फिर से देखो, फ्रॉम POP टू मैक्सिमम हाइट, POP से कहां तक? मैक्सिमम हाइट तक। क्लियर है? तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। Vy जो है वो 0 होगा मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। Uy बराबर U साइन थीटा होगा, क्लियर है। Ay बराबर माइनस G होगा और y बराबर हाइट का h होगा, क्लियर है। और सेम जो साइन कन्वेंशन तुम लेके चले थे ना, x और y में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सेम उसमें भी चलेगा।
क्लियर है? तो इस इक्वेशन को देखो, 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू -2g और h. सो -2gh इज इक्वल टू -uy का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, h बराबर uy का स्क्वायर अपॉन में 2g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. क्लियर है? तो हाइट h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये जो है तुमको मैक्सिमम हाइट का दूसरा फॉर्मूला बन गया. ये हो गया यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया मैक्सिमम हाइट. कहीं कोई दिक्कत? अब इसी मैक्सिमम हाइट के बाद थोड़ा सा और आगे चलो. ठीक है, इसी में थोड़ा सा और आगे चलो. ठीक है, देखो, सो देखो, ये मैक्सिमम हाइट हो गया. ठीक है ना? अब इक्वेशन का तीसरा पार्ट देखो. ठीक है, तीसरा पार्ट, अगला इक्वेशन जो है, क्लियर है, वो है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसके भी दो होंगे, hz और vt. क्लियर है? ये हो गया x बराबर ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, टी स्क्वायर. क्लियर है? और ये हो गया y बराबर uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर. कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए. तो देखो फिर से, फ्रॉम POP टू POL, POP से POL मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक. क्लियर है? ठीक है, तो उस केस में x इज इक्वल टू r, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? t इज इक्वल टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, उतना ही समय लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट. कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, आ जाओ, इस इक्वेशन को देखो, इसी इक्वेशन को हम वहां यूज करेंगे. क्लियर है? तो इक्वेशन x बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, x r हो गया. तो r बराबर ux t प्लस हाफ 0 t स्क्वायर. सो r बराबर ux कैपिटल T. क्लियर है? सो r बराबर u, इसको देखो, cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां देखो. क्लियर है? वो हो गया तुमको 2u साइन थीटा बाई जी. क्लियर है? तुम इसको कैसे कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो r बराबर, देखो इसको तुम लिख सकते हो, 2 को पहले 2 लिखो, ux हो गया, uy हो गया, बाई में g हो गया. क्लियर है? सो r इज इक्वल टू 2, या इसको समझो थोड़ा ध्यान से, यहां से ऐसे बाबू देखो, u और u मिल करके u स्क्वायर हो गया, बचा क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई में जी, और ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा होती है. तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ये फॉर्मूला किसका बन गया बाबू? ये फॉर्मूला बन गया तुमको रेंज का. क्लियर? ये फॉर्मूला बन गया किसका? रेंज का. कहीं कोई दिक्कत? ठीक है. अब देखो, फॉर मैक्सिमम रेंज,
क्लियर है? साइन 2 थीटा को 1 होना होगा, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 पे 1 होता है। इसका मतलब कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। सो इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इज 45 डिग्री, देन रेंज विल बी मैक्सिमम, और वो उसकी वैल्यू हो जाएगी R बराबर U स्क्वायर बाई G। क्लियर है? ये हो गया आपको मैक्सिमम वैल्यू। कहीं कोई दिक्कत बोलिए? सो अगर आप यहाँ पे देखिए पूरा कंसेप्ट एक बार फिर से, तो हम लोग जितना भी चीज निकालना था ऑलमोस्ट सब कुछ तत्काल अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहला, क्लियर, एक एक करके समझते चलना। सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने निकाला, ठीक है, वो था x बराबर uxt, एक फॉर्मूला आया यहां से। क्लियर है? मतलब बाबू थोड़ा सुनना, मतलब t बराबर x बाई ux बराबर x बाई u cos थीटा। क्लियर है? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आया TA बराबर TD बराबर u साइन थीटा अपॉन में g। तीसरा फॉर्मूला आया टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2TA बराबर 2TD बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। चौथा h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? इसी को ही लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 होना होगा। क्लियर है? तो h बराबर u स्क्वायर, क्लियर है, बाई 2g हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद जो है ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है? तो आगे जब हम बढ़े, ठीक है, तो पांचवा जो फॉर्मूला आ गया वो है रेंज R बराबर ux कैपिटल T, मतलब 2ux uy बाई g, मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। ये हमारा सारा फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? ये हो गया आपको x, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। लास्ट एक डेरिवेशन को देखेंगे, एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है बात। सो फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना हंसता क्या है भाई तुम? ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, क्लियर है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कौन सा देखो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहाँ है। आप इस बात को समझिए। अगर आप कोई भी देखो ना, सिंपल जैसे तुम ये प्रोजेक्टाइल देखो, क्लियर है, सिंपल इसी प्रोजेक्टाइल को देखो, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ओरिजिन से उसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, दोनों ही बताना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कहलाता है। क्लियर है? तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है, फॉर्मूला है बाबू, गौर करिएगा आप लोग, y बराबर